बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषी 18 साल जेल में रहने के बाद रिहा हो गए हैं। उनकी इस रिहाई को अदालत में चुनौती दी गई है। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी संवैधानिक पीठ। 2 दिन की सुनवाई भी हो चुकी है। इस केस के बस 2 ही जिंदा किरदार हैं, एक बिल्किस खुद और दूसरा घटना के वक्त महज 7 साल का बच्चा सद्दाम। सद्दाम ही वो शख्स है जो बिल्किस बानो केस में बिल्किस के अलावा पूरी घटना का अकेला चश्मदीद गवाह था। आज सद्दाम की कहानी सद्दाम के ही शब्दों में। मैं जब होश में आया तो अम्मी की छाती पर तलवारों के घाव थे। उनके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, अम्मी उठो, अम्मी उठो, पर वे नहीं उठी। वे मर चुकी थी। कांपती आवाज़ में सद्दाम शेख ये बताते हैं। सद्दाम अब 27 साल के हैं, लेकिन ये बताने के दौरान डरे घबराए 6-7 साल का वो बच्चा ही नज़र आते हैं जिसके सामने उसकी अम्मी की लाश पड़ी है। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से गुजरात आ रही साबरमती एक्सप्रेस के 2 कोच में आग लगा दी गई। इसमें 59 यात्री मारे गए। मरने वालों में 9 पुरुष, 25 बच्चे और 25 महिलाएं शामिल थी। कुछ ही घंटों बाद गुजरात के कई हिस्सों में हिंसा भड़कने की खबर आने लगी। ये हिंसा रात होते होते गोधरा से करीब 50 किलोमीटर दूर दाहोद के गांव रंदीकपुर की एक बस्ती तक जा पहुंची। सद्दाम शेख ये बताते हुए अपने 4 साल के बच्चे को छाती से थोड़ा और करीब चिपका लेते हैं, फिर सुनाना शुरू करते हैं। वो 27 फरवरी 2002 की देर शाम थी। अंधेरा हो चुका था और मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक 4-5 बड़ी गाड़ियों में भर कर लोग आए। वे चिल्ला रहे थे, मारो, जला दो। लेकिन बस्ती के नौजवान, औरतें और बुजुर्ग दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्हें लौटना पड़ा। अगले दिन 28 फरवरी गुरुवार की सुबह हमले के डर से टोलियों में हम लोग गांव छोड़कर निकल गए। मैं और मेरी माँ जिस टोली में थी उसी में बिल्किस भी थी। हम लोगों ने जल्दी में कोई सामान भी साथ नहीं लिया था। लोग 3 दिन तक केसरबाग के जंगलों में करीब 40 किलोमीटर पैदल चल चुके थे। ये 3 मार्च 2002 यानी संडे का दिन था जब हमें कुछ लोग हमारी तरफ आते दिखे। उनके हाथ में तलवार, हंसियां, कुल्हाड़ी और लोहे के पाइप थे। वे आकर मारने काटने लगे। एक बुजुर्ग चाचा थे, उन्होंने हाथ जोड़े कि हमें जाने दो। सब लोग गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन उन्होंने चाचा के सिर पर पाइप मार दिया और वे वहीं पर गिर गए। सद्दाम बार बार ये कहानी सुनाते हुए थोड़ा रुकते हैं, फिर खुद को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, दंगाई सबको मारने लगे। भगदड़ मच गई। मेरी अम्मी हाथ पकड़कर मुझे दूसरी तरफ लेकर भागने लगी। तभी किसी ने मुझसे मेरी अम्मी से मेरा हाथ छुड़ा दिया और मुझे गड्ढे में फेंक दिया। हमारे साथ शमीम भी थी, जिसने 1 दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया था। उन्होंने मेरे सामने ही शमीम की बच्ची को खाई में फेंक दिया। मेरे ऊपर एक पत्थर रख दिया। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मेरे कानों में एक आवाज़ आई कि पानी पानी। वो मेरे चाचा का बेटा था, मुझसे थोड़ा छोटा, शायद 5 साल का होगा। मैं उसके लिए पानी लेने नदी के पास गया। जहाँ हादसा हुआ था उसके ठीक बगल में एक नदी थी, लेकिन जब तक मैं पानी लेकर आया वो मर चुका था। सद्दाम की आवाज़ फिर सूखने लगी। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। फिर मैं अपनी अम्मी के पास गया। अम्मी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। मैंने उन्हें हिलाया। मैंने उनसे कहा, उठो अम्मी उठो, पर वे नहीं उठी। उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वहाँ सब लोग मरे पड़े थे। जब हम गांव से चले थे तो बिल्किस भी हमारे साथ थी, लेकिन होश आने के बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। मैं वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में गाँव के कुछ लोग आए, फिर पुलिस वाले आए और मुझे अपने साथ ले गए। अम्मी वहीं पड़ी रही। मैं उन्हें छोड़कर चला गया। मुझे जाना पड़ा। सद्दाम बताते हैं, उस जगह 6 औरतों के साथ गैंगरेप हुआ, जिसमें बिल्किस, सद्दाम की अम्मी अमीना के अलावा 4 और महिलाएं भी थी। बिल्किस और सद्दाम को छोड़कर सभी लोग उस दौरान मारे गए। दाहोद कैंप में सद्दाम का इलाज हुआ। इसके बाद सद्दाम अपने भाइयों के साथ कैंप में ही रहने लगा। सद्दाम के भाई रंदीकपुर से अलग टोली में निकले थे, इसीलिए वो बच गए। एक दिन सद्दाम के मुख्तार मामा वहां आए। उन्होंने सद्दाम को सर्दियों में बाहर बैठे देखा। सद्दाम ने कपड़े भी कम पहने थे। वे वहां से सद्दाम को अपने साथ ले आए। अहमदाबाद के रहने वाले मुख्तार मोहम्मद बिल्किस की लड़ाई में भी हर कदम पर साथ रहे। मुख्तार मामा के घर पर बिल्किस कई महीने रही। बिल्किस ने लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने दंगों में अपने 2 बच्चे खोए। एक पेट में था
तो दूसरी बच्ची 3.5 साल की। अब्बू, अम्मी, 2 बहनें, 2 भाई, परिवार के और भी लोग हादसे का शिकार हुए। सद्दाम की अम्मी अमीना रिश्ते में बिल्किस की बहन थी। सरकार ने बिल्किस को घर, नौकरी और 50 लाख देने का ऐलान किया। घर और नौकरी तो अब तक नहीं मिले, लेकिन पैसे मिल गए। गोधरा के दूसरे दंगा पीड़ितों को मुआवजा मिला, लेकिन सद्दाम को कुछ नहीं मिला। एप्लीकेशन लगाई पर कुछ नहीं हुआ। मुख्तार मोहम्मद बताते हैं, सद्दाम ने भी दंगे में अपनी अम्मी खोई। सद्दाम के भाइयों ने जब उसका साथ नहीं दिया तो मैं उसे अपने साथ ले आया। जब सद्दाम बिल्किस के केस में गवाह बना तो उस पर मंडराते खतरे को देखते हुए मैंने उसे अपनी अम्मी के पास अहमदाबाद भेज दिया। उसे पढ़ाने की कोशिश बहुत की, पर सद्दाम सदमे में था। बहुत कोशिशों के बाद भी मैं उस बच्चे को नहीं पढ़ा पाया। उसकी दिमागी हालत ऐसी नहीं थी, वो गुपचुप और सहमा रहता था। उसने इतना भयानक मंजर देखा था जिसे देखकर बड़े बड़ों के दिल दहल जाए, और फिर वो तो महज 6-7 साल का छोटा बच्चा था। सद्दाम ने भी कोर्ट के चक्कर काटे। मौत और हमले होने का डर था, पर डटा रहा। शायद उस छोटे बच्चे की सुध किसी को रही ही नहीं जिसने ज़मीन पर पड़ी अपनी अम्मी अमीना की लाश देखी थी। उदास आंखों वाले सद्दाम कहते हैं, मैं अपनी अम्मी के साथ गांव से निकला था। हमले का डर था, हम खाली हाथ ही निकल गए थे। अम्मी की कोई निशानी भी मेरे पास नहीं है, कोई फ़ोटो तक नहीं है। जब मुख्तार ने देखा कि कोई सद्दाम की सुध नहीं ले रहा तो उन्हें अपने साथ काम में लगा लिया। सद्दाम आजकल मुख्तार के साथ मिलकर फुटवियर का बिजनेस कर रहे हैं। सद्दाम की शादी हो चुकी है, उनका 4 साल का एक बच्चा है। उनकी पत्नी कहती है, पिछले 3 साल में हम 3 घर बदल चुके हैं। अपना घर होता तो स्थायी तौर पर रह पाते। गांव लौटना मुमकिन नहीं, माहौल ठीक नहीं और सद्दाम पर खतरा हमेशा रहता है। जाने क्यों सरकार या दूसरे लोग, किसी ने भी आज तक सद्दाम की सुध नहीं ली।